हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय चिकित्सा का चक्कर। प्रस्तुत पाठ के लेखक प्रसिद्ध हास्य व्यंगकार वैभव बनारसी जी हैं। यह पाठ उन्होंने बहुत ही मनोरंजक शैली में लिखा है। किसी के बीमार पड़ने पर आम बात है कि जो भी व्यक्ति बीमार को देखने आता है वह अपनी राय जरूर देता है। लेखक भी ऐसे ही चक्कर में फंस गया है। इसी दयनीय दशा को इसमें दर्शाया गया है। क्या आप किसी बीमारी का कोई घरेलू नुस्खा जानते हैं? अगर हाँ, तो दिए गए स्थान पर जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ चिकित्सा का चक्कर। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो ना था कि मैंने बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेलकर मलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए वैभव जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फायदा है? जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं वैसे तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, लेकिन कभी अगर बीमार होता तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ अवश्य होती। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने की पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूड़ियाँ थी और वहीं रोज़ वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया, यानी कि लेट गया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के निचले दाहिने ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर खोंच रहा, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियां का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। मैंने तुरंत उसकी एक बूंद पान की, दोबारा दवा पी। तिबारा पितवा पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा पहनते थे कि मालूम पड़ता प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलटों में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि आप बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महादेव मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन, और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे हैं। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मांगनी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा ले लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं।
गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो? आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवाएं। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खोंच कर दबा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 हफ्ता मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे, इतनी कड़वी थी वो दवा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जीवन भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टर को मालूम है या कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अब 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उसका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ता गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी ना तो किसी की बात मानता था और ना ही कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रस ज्ञानरंजन,
चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वो बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह गए आए थे, अतः बुलाना भी अवश्य था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहनते हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में आ पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। CID की तरह पीड़ा छोड़ता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समग्र ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैं दिखा ही लिया हूँ, अब हकीम ही सही। हकीम साहब, यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे ना हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज़ नहीं थी। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंदरदार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर ब्यौत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका इंतज़ार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। 10 मिनट तक नफ्स देखी, फिर बोले,
मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों से मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है, जादू का। तो लोगों ने अब उन्हें बोला कि होम्योपैथी इलाज कराइए, बाकियों को छोड़िए। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा और देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनमें भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, उसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बड़ेंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी था। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा लीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपए एक दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा, इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना खर्च और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई डॉक्टर कहेगा नाक निचवा डालो, आंखें निकलवा दो, यह सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? तो यह प्रसंग लिखा है बेढब बनारसी जी ने, जिन्होंने बताया कि कितने डॉक्टरों ने उन्हें कितने नुस्खे बताए कि पेट का दर्द कैसे ठीक हो, लेकिन आखिर में उनकी बीवी ने बोला कि अच्छे से खाना खाओ, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमने इससे सीखा, शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए
और रायचंदों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रायचंद स्थिति को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए अच्छी जगह पर अपना इलाज कराएं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।